चलो, पाठ का नाम क्या है? भूमंडलीकृत विश्व का बनना। देखिए वहाँ दिया क्या क्या है। पहला ही है शायद, देखो उसमें पहला आधुनिक रेशम मार्ग। ठीक, रेशम मार्ग क्या है? देखिए रेशम मार्ग चीन से होता हुआ ना, चीन से होता हुआ यह प्राचीन व्यापार का क्या था? केंद्र था, जो चीन से होता हुआ मध्य एशिया और यूरोप तक जाता था ना। चीन से वह प्राचीन व्यापारिक मार्ग जो चीन से होता हुआ मध्य एशिया, चीन से चलकर मध्य एशिया होता हुआ कहाँ तक जाता था? यूरोप तक जाता था, जिसे हम क्या कहते थे? रेशम मार्ग। ठीक, रेशम मार्ग के बाद आ जाएगा ग्लोबलाइजेशन, किसे कहते हैं? भूमंडलीकरण। अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना क्या कहलाता है? भूमंडलीकरण ना, भूमंडलीकरण कहलाता है। ठीक, भूमंडलीकरण के तहत जैसे आलू, चुकंदर, यानी अर्थव्यवस्था जोड़ना। अर्थव्यवस्था के प्रभाव के लिए तीन चीजें आएंगा: श्रम, पूंजी और व्यापार। श्रम, पूंजी और व्यापार। तो श्रम है, पूंजी है और व्यापार है। ठीक, ये तीन चीजें ऐसी हैं जो भूमंडलीकरण के दौरान आया, माने श्रम आया, पूंजी आया और व्यापार। ठीक, आपसे पूछेगा हौसे क्या है? हौसे ना, तो हौसे देखिए त्रिनिदाद में, जो त्रिनिदाद दक्षिण अमेरिका में है, त्रिनिदाद ना, वहाँ दक्षिणी अमेरिका में त्रिनिदाद में काम करने गए थे एशिया के और अफ्रीका के ना गिरमिटिया मजदूर, और वो मुस्लिम संप्रदाय के थे। और वो साल भर में एक बार मूसा के अवसर पर हसन और हुसैन के याद में उत्सव मनाते थे, जिसे क्या कहा जाता था? हौसे। क्या कहा जाता था? हौसे। केनाल कॉलोनी क्या है? ऐसे क्षेत्र जहाँ पर सिंचाई की सुविधा नहीं है, वहाँ पर जब नहरों का विकास किया गया तो वहाँ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो गई, जिस वजह से लोग नहरों के किनारे बसना चालू कर दिए, जिसे क्या कहा जाता है? केनाल कॉलोनी। ठीक, केनाल कॉलोनी। अब अगला है विनिमय दर, किसे कहते हैं? ठीक, विनिमय दर। विनिमय दर, विनिमय दर, विनिमय दर। एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? विनिमय दर। यानी हाँ, लेन देन, सीधी बात है, लेन देन। लेन देन, अब लेन देन का मतलब ये समझ लो, एक देश की मुद्रा का दूसरे देश में परिवर्तन ही। लेन देन छोड़ो, ऐसे डायरेक्ट लिखो, एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा में परिवर्तन। एक देश की मुद्रा का, एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा में परिवर्तन क्या कहलाता है? हाँ, एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा में परिवर्तन। दूसरे देश की मुद्रा में परिवर्तन, देश की मुद्रा में परिवर्तन, मुद्रा में परिवर्तन, में परिवर्तन क्या कहलाएगा? विनिमय दर। अब विनिमय दर देखो किसे कहते हैं? जैसे आपके यहाँ, हम लोगों के यहाँ क्या चलता है? रुपया। विनिमय दर, विनिमय दर कहलाता है। जैसे अपने यहाँ चलता है रुपया। अब मान लो हम लोग चले गए अमेरिका, अमेरिका में क्या चलेगा? डॉलर। तो अब डॉलर का मूल्य रुपए के, हाँ, जो भी 82 रुपये 83 रुपये है, तो डॉलर के हिसाब से रुपए का मूल्य अलग है। तो यानी अगर हम जाएंगे वहाँ तो हमको रुपए के हिसाब से मिलेगा कोई चीज़, की डॉलर के हिसाब से? हमारे रुपए को कन्वर्ट कर दिया जाएगा डॉलर में। ठीक, तो 82 रुपये दोगे तो $1 के सामान के बराबर जो भी होगा वो हमको मिलेगा। तो माने एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? विनिमय दर। एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा में परिवर्तन विनिमय दर कहलाता है। हर देश का मुद्रा अलग अलग है, और जैसे चीन का युआन है ना, चीन का युआन है, जापान का येन है, जापान का येन ना। अब यहाँ जैसे देखो रुपया चलता है, रुपया ना, बांग्लादेश का टका है, और पाकिस्तान में रुपया चलता है, रुपया ना। और सऊदी अरब में क्या चलता है? अरे वो जो कहते हो, हाँ, रियाल। हाँ, सऊदी अरब में रियाल चलता है। तो ये सब क्या है? जैसे हम गए कहीं तो हम रुपए लेके जाएंगे, भारतीय हैं तो हमारा रुपया जिस देश में गए हैं उस हिसाब से कन्वर्ट हो जाएगा, वही कहलाएगा क्या? विनिमय दर। विनिमय माने किस तरीके से हम खरीदेंगे कोई चीज़। तो एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा में परिवर्तन ही विनिमय दर कहलाता है। और विनिमय दर दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो। एक को कहेंगे स्थिर विनिमय दर, और एक को कहेंगे अस्थिर विनिमय दर। स्थिर विनिमय दर,
स्थिर विनिमय दर, स्थिर विनिमय दर। और दूसरा कहलाता है अस्थिर विनिमय दर, अस्थिर विनिमय दर, स्थिर विनिमय दर। आप लोग पढ़ लिया करो थोड़ा सा, तब क्लियर हो जाएगा। विनिमय दर, स्थिर विनिमय दर और अस्थिर विनिमय दर। देखो आलू, चुकंदर, टमाटर ये सब पूछेगा ना, तो ये दक्षिणी अमेरिका से आया हुआ है। कहाँ से? दक्षिण अमेरिका। जैसे तंबाकू पूछ ले तो वास्को डी गामा लाया था पुर्तगाल से ना। पहली बार खोज करने का कोलंबस ने काम किया, क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का निवासी था, यूरोपीय था ना। तो ये देखो, तो स्थिर विनिमय दर, जब विनिमय दर माने किसी भी चीज पर हस्तक्षेप माने हाँ माने रुपए माने किसी देश की मुद्रा पर सरकार का हस्तक्षेप हो, तो ऐसे विनिमय दर को क्या कहते हैं? स्थिर विनिमय दर। जब किसी देश की मुद्रा पर नियंत्रण किसका हो? सरकार का हो। जब किसी देश की मुद्रा पर नियंत्रण सरकार का हो तो उसे हम क्या कहते हैं? स्थिर विनिमय दर कहते हैं। और अगर किसी देश पर ना मुद्रा के विनिमय पर नियंत्रण सरकार का ना होकर के बल्कि बाजार के मांग और पूर्ति पर आधारित हो, बाजार के मांग और पूर्ति, किस पर? मांग और पूर्ति पर आधारित हो। अभी हम समझा रहे हैं मांग और पूर्ति है क्या ना। मांग और पूर्ति पर आधारित हो तो उसे हम कहते हैं अस्थिर विनिमय दर। जैसे समझो, ध्यान से सुनना क्या कह रहे हैं। जैसे अगर सरकार हस्तक्षेप कर रही, सरकार चाहे तो किसी भी चीज का कीमत बढ़ेगा नहीं। मान लो रुपए का कीमत उतना कर दी है, कोई सामान इतने में है तो इतना फिक्स रहेगा, तो उसी को कहते हैं स्थिर विनिमय दर। तो विनिमय दर दो प्रकार का, अगर सरकार उस मुद्रा पे हस्तक्षेप सरकार का है, यानी मुद्रा पर कंट्रोल सरकार का है, तो ऐसे विनिमय दर को क्या कहेंगे? स्थिर विनिमय दर। और अगर मुद्रा पर कंट्रोल सरकार का न होकर के बल्कि बाजार के मांग और पूर्ति पर है, जैसे किसी चीज का मांग बढ़ गया तो उसका मूल्य बढ़ जाएगा। मांग बढ़ने पर मूल्य क्या होता है? बढ़ जाता है। मांग बढ़ा तो मूल्य अपने आप बढ़ जाएगा। जैसे कोई सामान आप लेने गए कहीं, 5 लोग खरीदने वाले गए और सामान एक ही है, तो मांग उसका क्या हो गया है? बढ़ गया है। जैसे मान लो कहीं आप शर्ट लेने गए, नया नया शर्ट आया है मार्केट में, अभी एक ही शर्ट है ना। अभी देखो एक आया था टोपी, इधर पहनने वाला था, मुंह में बांधने वाला था ना। ठंडी के समय एक ब्लैक कलर की टोपी आई थी, यहाँ ऐसे था और इधर अंदर पहन के यहाँ मुंह बांधने वाला था, और बहुत हाँ ये खूब प्रचलित था। इसका मांग बढ़ गया तो मांग बढ़ने पर इसका मूल्य भी क्या हो जाएगा? ऐसे समझ लो कि अगर एक ही शर्ट है मार्केट में और उसको लेने के लिए 5 लोग पहुंच गए, तो उसका मांग क्या हो गया? अगर मांग बढ़ गया तो जो बेचने वाला है उसका मूल्य भी क्या कर देगा? बढ़ा देगा। तो यानी अगर मुद्रा का नियंत्रण बाजार के मांग और पूर्ति पर आधारित हो जाए तो ऐसे विनिमय दर को हम क्या कहेंगे? अस्थिर विनिमय दर। ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। पता चला 100 शर्ट है, खरीदने वाला एक आदमी गया है तो बार्गेनिंग करेगा, मोल भाव करेगा, 50 का दे दीजिए, 80 का दे दीजिए, करेगा कि नहीं? तो तब ऐसी स्थिति में मांग घट जाएगा, मूल्य भी घट जाएगा, क्योंकि खरीदने वाले कम है और मात्रा ज़्यादा है। समझ गए? जैसे कोई भी चीज़ बाजार में अभी देखो नया नया आया है, जैसे छीमी का समय था ना शुरुआत में, तो उस समय महंगा था, 150-200 रुपये किलो ना। क्यों था? क्योंकि उसकी पूर्ति कम थी और मांग ज़्यादा था। नया नया आता है कोई चीज़ तो उसका मांग ज़्यादा रहता है, पूर्ति कम, और बाद में उसका सप्लाई ज़्यादा हो गया, माने पूर्ति ज़्यादा हो गई तो मांग कम हो गया। तो इसी को कहा जाता है क्या? अस्थिर विनिमय दर। तो विनिमय दर माने एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? विनिमय दर। विनिमय दर कितने प्रकार का? 2, स्थिर विनिमय दर और अस्थिर विनिमय दर। स्थिर विनिमय दर जब सरकार का नियंत्रण मुद्रा पर हस्तक्षेप हो तो उसे हम कहते हैं स्थिर विनिमय दर। और अस्थिर विनिमय दर जब बाजार की मांग और पूर्ति पर आधारित विनिमय दर हो तो उसे हम क्या कहते हैं? स्थिर विनिमय दर। ठीक, अगला टॉपिक लिखिए महामंदी। महामंदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महामंदी। अब ध्यान से सुनना इस चीज को। महामंदी क्या है? 1929 यानी जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो ऐसी स्थिति में 1929 में अमेरिका में, कहाँ? अमेरिका। 1929 में अमेरिका के शहर में न, अमेरिका के शेयर मार्केट में, कहाँ? अमेरिकी शेयर मार्केट में
अमेरिकी शेयर मार्केट, जिस शेयर मार्केट का नाम क्या था जानते हो? वॉल स्ट्रीट शेयर मार्केट। अमेरिकी शेयर मार्केट जिसका नाम क्या है? वॉल स्ट्रीट। अमेरिकी शेयर मार्केट का नाम है वॉल स्ट्रीट। ध्यान से सुनना, वॉल स्ट्रीट। इस वॉल स्ट्रीट में शेयर को बेचा और खरीदा जाता था। वॉल स्ट्रीट में शेयर को क्या किया जाता था? बेचा और खरीदा जाता था। इस समय 1929 के दौर में शेयर को बेचने वाले तो बहुत सारे थे, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं था। खरीदने वाला कोई नहीं था, जिस वजह से यह महामंदी फैली और पूरे विश्व में इसका प्रभाव पड़ा। क्योंकि इस महामंदी से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ कौन? अमेरिका। यानी 1929 में अमेरिका के शेयर मार्केट वॉल स्ट्रीट, जो कि न्यूयॉर्क में है। कहाँ? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में है वॉल स्ट्रीट। वहाँ शेयर बेचने वालों की तादाद तो बहुत थी, लेकिन शेयर को खरीदने वाले कोई नहीं थे, जिस वजह से पूरे विश्व को एक आर्थिक संकट देखना पड़ा, जिसे क्या कहा जाने लगा? महामंदी। क्या कहा जाने लगा? महामंदी। क्लियर? आपसे पूछा जाएगा, यह अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। किसको? अर्थव्यवस्था को। इससे पूरे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। ठीक, ध्यान से सुनना, ये आता है प्रश्न, हर साल आता है। कहता है महामंदी क्या है, तो कहना सीधा टिप्पणी लिखना। तो 1929 में अमेरिका में प्रभावित चालू हुआ महामंदी। आर्थिक महामंदी कहाँ से चालू हुआ? अमेरिका से चालू हुआ न। अमेरिका के शेयर मार्केट में वॉल स्ट्रीट, जो कि अमेरिका का शेयर मार्केट है, न्यूयॉर्क शहर में है न। यहाँ पर शेयर को बेचने वाले तो बहुत सारे थे, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं था, जिस वजह से पूरी अर्थव्यवस्था क्या हो गई? चरमरा गई। देखो, पूरी अर्थव्यवस्था डैमेज हो गई। ये कितने वर्षों तक रहा? तो यह 10 वर्षों तक रहा। कितने वर्षों तक? 10 वर्ष। यानी 1929 से लेकर कब तक रहा? 1939 तक। 1939 तक। 1929 से 1939 तक रहा, यानी 10 वर्षों तक रहा। यह किस हाँ, 1939 में विश्व युद्ध चालू हो जाएगा। 1939 से 1945। तो आपसे ये हो जाएगा 1929 में अमेरिका के शेयर मार्केट में, जो कि वॉल स्ट्रीट था न्यूयॉर्क में, वहाँ पर शेयर को बेचने वाले लोग तो बहुत थे, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं था, जिस वजह से पूरी दुनिया को क्या देखना पड़ गया? आर्थिक महामंदी। आर्थिक महामंदी। इस आर्थिक महामंदी में लगभग 1,10,000, अब जब पैसा नहीं रहेगा, आर्थिक महामंदी आ जाएगी, तो माने आप जैसे हमारे पास पैसा ना हो, हम फैक्ट्री चला दें, माने रोज श्रमिक को पैसा देने के लिए नहीं है, तो हम रखेंगे किसी को? इस वजह से 1,10,000 लोग बेरोजगार हो गए। 1,10,000 लोग क्या हो गए? बेरोजगार। 1,10,000 लोग बेरोजगार हो गए। बेरोजगार। ठीक, 1,10,000 लोग इस महामंदी से क्या हो गए? प्रभावित हुए। यह 24 अक्टूबर किस तारीख को हुआ? 24 अक्टूबर 1929। 24 अक्टूबर 1929। इस दिन बृहस्पतिवार था, इसीलिए इसको ब्लैक थर्सडे कहते हैं। ब्लैक थर्सडे की घटना, ब्लैक थर्सडे ना। यह किस तारीख को हुआ था? बृहस्पतिवार को। इसीलिए इस डेट को ही हम क्या कहते हैं? ब्लैक थर्सडे। क्या कहते हैं? ब्लैक। तो आपसे पूछा जाएगा महामंदी कब आई? तो 1929 के दौर में अमेरिका के शेयर मार्केट में शेयर को बेचने वाले तो बहुत थे, लेकिन खरीदने वाले नहीं थे। अब वॉल स्ट्रीट, अब यहाँ क्या हुआ? यह 10 वर्षों तक चला, जिससे पूरे विश्व को आर्थिक संकट झेलना पड़ा। क्या झेलना पड़ा? आर्थिक संकट। आर्थिक संकट। ठीक, आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। अब यह 10 वर्षों तक चला। इस वजह से अमेरिका ने जैसे दूसरे देशों को क्या दिया था? कर्ज दिया था। अब अमेरिका अपना कर्ज समेटने लगा। जैसे हम आपको, मान लो कोई भी व्यक्ति आपको कर्ज दिया है, जब उसके पास खुद ही नहीं है, तो अपना कर्ज क्या करेगा? मांगेगा। तो इस वजह से अमेरिका जहाँ जहाँ जिन जिन देशों में कर्ज दिया था, सबसे अपना कर्ज मांगने लगा, जिस वजह से यह महामंदी और अकाल का रूप धारण करती चली गई। अब इसका कारण क्या रहा? कारण ये रहा कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लोगों ने बहुत जैसे प्रथम विश्व युद्ध में खूब खपत हो रहा था, सैनिक जा रही थी लड़ने, तो खूब खर्च हो रहा था सामानों का न। कृषि में काम खूब, लोग व्यापार में खूब काम कर रहे थे, कृषि में का उत्पादन खूब किए। लेकिन जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तो लोगों का खर्च क्या हो गया? कम हो गया। क्योंकि याद करो, टैक्स सरकार ने सब जगह बढ़ाया,
तो इस वजह से जब लोगों ने खर्च कम कर दिया तो लोगों ने जो उत्पादन किया था वो उत्पादन बिका नहीं। अब जब उत्पादन बिकेगा नहीं तो कोई भी चीज़ अगर उत्पादित आप खूब कर दिए और बिक नहीं रहा है तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, माने आर्थिक महामंदी आना चालू हो जाएगी। तो इसका कारण लिखो, इतना उतारो तब लिखो कारण इसका। कृषि के क्षेत्र में ढेर सारा उत्पादन किया गया ना, उद्योग के क्षेत्र में ढेर सारा उत्पादन किया गया। अमेरिका द्वारा कर्ज न देना, अमेरिका ने अपना जहाँ जहाँ कर्ज दिया था क्या कर लिया, वापस। तो यानी कृषि के क्षेत्र में ढेर सारा, पहले विश्व युद्ध के दौरान कृषि के क्षेत्र में बहुत उत्पादन कर दिया गया। व्यापार के क्षेत्र में अति उत्पादन हो गया जो बिका नहीं, जिस वजह से पूरे विश्व में किसको झेलना पड़ा, आर्थिक महामंदी, आर्थिक महामंदी। अब इसका परिणाम क्या हुआ, लोग लिखना कि कृषि के क्षेत्र में पहले विश्व युद्ध के समाप्त होने के पश्चात लोगों ने अत्यधिक उत्पादन किया, अत्यधिक व्यापार के क्षेत्र में काम किया न, उद्योगों के क्षेत्र में अत्यधिक उत्पादन हुआ न, अति उत्पादन किस किस क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, और किस क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में और उद्योग के क्षेत्र में। ठीक, लिख लेना। इसका परिणाम क्या हुआ, लोग ज्यादा से ज्यादा लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। क्या हो गए, बेरोजगार। ठीक, और बड़ी बड़ी कंपनियां दिवालिया हो गई, बड़ी बड़ी कंपनी क्या हो गई, दिवालिया। लिख लेना, बड़ी बड़ी कंपनियां दिवालिया हो गई तथा लिख लो। ठीक, तो हम लिखें कि लिख लोगे, कारण क्या रहा और परिणाम क्या हुआ। इसका कारण क्या रहा, हाँ, दो चीजों का उत्पादन खूब हुआ, कृषि के क्षेत्र में अति उत्पादन और उद्योग के क्षेत्र में अति उत्पादन हुआ। उद्योग के क्षेत्र में क्या हो गया, अति उत्पादन। उद्योग और कृषि के क्षेत्र में अति उत्पादन, अति उत्पादन। कृषि और उद्योग के क्षेत्र में अति उत्पादन हुआ। इसका कारण ये क्या हुआ, इसका कारण ये है, और इसका परिणाम क्या निकला, लोग अत्यधिक बेरोजगार हो गए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। लिख लो, इसका परिणाम क्या हुआ कि लोग अधिक से अधिक क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। लिख लो, और बड़ी बड़ी कंपनियां क्या हो गई, दिवालिया। तो लोगों में बेरोजगारी आ गई और लोग क्या हुए, बेरोजगार, और कंपनियां क्या हो गई, दिवालिया। बड़ी बड़ी जो कंपनी थी, क्योंकि अमेरिका ने अपना पैसा क्या कर लिया, वापस ले लिया, तो कंपनियां दिवालिया हो गई। ठीक, दिवालिया ये है, ये बेरोजगारी आ गया, बड़ी बड़ी कंपनियां दिवालिया हो गई। ठीक, अब आप पूरा बता पाओगे 1929 की महामंदी पे, खूब अच्छे से लिख लोगे, हर बार आता है ना। 1929 की लिखना महामंदी क्या, 1929 की महामंदी क्या थी, इसके कारण क्या थे, इसके परिणाम क्या हुए। तो लिखना, अमेरिका के शेयर मार्केट वॉल स्ट्रीट जो कि न्यूयॉर्क शहर में है, यहाँ शेयर को बेचने वाले बहुत सारे लोग थे ना। 24 अक्टूबर 1929 को शेयर को बेचने वाले लोग तो बहुत थे, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं था, जिस वजह से यह पूरे विश्व को एक आर्थिक महामंदी को झेलना पड़ा। इसका ना यह 10 वर्षों तक चला, इसमें 1,10,000 लोग बेरोजगार हो गए। यह 24 अक्टूबर 1928 को 1929 को हुआ। इसे ब्लैक थर्सडे के नाम से जाना जाता है। इसका कारण क्या हुआ, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद लोगों ने अत्यधिक उत्पादन किया कृषि के क्षेत्र में, उद्योगों के क्षेत्र में ना, और इसका परिणाम क्या निकला, लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगार हो गए और कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां दिवालिया हो गई, क्योंकि जिस जिस देश को अमेरिका ने कर्ज दिया था सब क्या करना चालू कर दिया, वापस। ठीक, लिखो असेंबली लाइन क्या है, असेंबली लाइन अगला पूछेगा, असेंबली लाइन उतारो इतना, तब लिखो असेंबली लाइन। चलो देखो, अगला है असेंबली लाइन। पहले असेंबली लाइन का मतलब समझ लो। असेंबली लाइन एक उत्पादन की क्या है, विधि है, उत्पादन की विधि। जैसे शिकागो, जब इरिट्रिया, अब ध्यान से सुनना, इरिट्रिया पर आक्रमण कर रहे थे कौन लोग, इरिट्रिया पर इटली के लोग आक्रमण कर रहे थे। इरिट्रिया ना, इरिट्रिया अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैप लाओ दिखा दें ना, अफ्रीका महाद्वीप में है। कहाँ, अफ्रीका महाद्वीप में। और इटली के लोग ना इरिट्रिया पर जब आक्रमण कर रहे थे, यूरोप के लोग, तो ना, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर शिकागो की मांस मंडी है, शिकागो ना, शिकागो में मांस मंडी है। मांस जो था, मांस ना, जैसे लाओ इधर,
जैसे पहले क्या हुआ करता था कि किसी देश में मांस को, पशुओं को भर करके ले जाता था। जैसे जब आदमी के पास उत्पादन पूरा नहीं था, खाने पीने की स्थिति नहीं थी ठीक से ना, जब लोगों के पास खाने होने की व्यवस्था नहीं थी, तो मांस के ऊपर भी डिपेंड होते थे, तो पशुओं को खाया करते थे। एक स्थान से दूसरे स्थान पशुओं का निर्यात किया जाता था। अभी रेंडर पेस्ट हम देखेंगे तो वहाँ देखेंगे, रेंडर पेस्ट एक बीमारी है पशुओं की, ठीक, पशुओं की क्या है बीमारी। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक न पशुओं को ले जाया जाता था। धीरे धीरे पशुओं को जब एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते थे ना, कुछ पशु रास्ते में ही मर जाते थे, कुछ पशु बीमार पड़ जाते थे, कुछ पशुओं का क्या वजन कम हो जाता था। इस वजह से एक नया तरकीब अपनाया गया कि मांस को पैक करके ले जाना। क्या करके, छोटा छोटा पीस बना दो, स्थान भी कम घेरेगा। अब जैसे किसी मान लो 15 किलो का बकरा है, अब आप वैसे ले जाओगे तो ज़्यादा स्पेस घेरेगा। अगर उसको काट के छोटा छोटा मांस का बंडल बना के ले जाओगे तो उतना स्थान नहीं घेरेगा। तो इस वजह से शिकागो में न, अब जब युद्ध कोई करता है तो मांस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मांस गर्म रखता है आदमी को न। एक समय है इंग्लैंड में, इंग्लैंड जब लड़ रहा था तो इंग्लैंड ने अपने नागरिकों को कहा था कि क्या करिए, आप लोग इस विश्व युद्ध में अंडे को कम खाइए, अंडे सैनिकों के लिए ही रहने दीजिए, क्योंकि सैनिक लड़ते हैं तो उनको गर्म चीज़ चाहिए। तो गर्म चीज़ अंडा था, अंडा कम हो गया था इंग्लैंड में, और इंग्लैंड के नागरिक इतने समझदार थे कि उन्होंने जो अंडा खरीदा था वो लाइन लगा के वापस दुकान में दे आया। सोच लो, हमारे इंडिया वाले और खरीद लाते ना। हाँ, समझ लो ये है हाल। तो ऐसी स्थिति में पशुओं को ले जाना कष्टदायक हो गया। तो लोगों ने क्या किया, पशुओं को काट करके और पट्टे पर चढ़ाकर, पट्टे को कहा जाता था कन्वेयर बेल्ट। क्या, कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट की सहायता से जैसे एक तरफ पशु कटा, यहाँ कट करके कन्वेयर बेल्ट पे चढ़ा और जाके आगे अपने आप पैकिंग हो गया, और फिर भर दो, और भर के जहाँ पहुँचाना है पहुँचा दो, किसके, जहाज, समुद्री जहाज के माध्यम। अब बताओ, पशुओं को ले जाना आसान है कि कटे हुए मांस को पैक करके ले जाना आसान? कटे हुए, उसका खतरा भी नहीं है ना, ये कहीं कूदने का खतरा नहीं है, जगह कम घेरेगा, बीमार होने का खतरा नहीं, तो कट गया। तो इस वजह से इसने हेनरी फोर्ड, एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था हेनरी फोर्ड ने देखा कि असेंबली लाइन ना, असेंबली लाइन, अब देखो असेंबली लाइन क्या है, असेंबली लाइन पूछेगा, असेंबली लाइन किसे कहते हैं? तो असेंबली लाइन उत्पादन की एक क्या है, विधि है, उत्पादन की एक विधि है, उत्पादन की एक विधि कैसी है? तो उसने देखा ना कि कोई भी व्यक्ति मांस को एक जगह खड़े होकर के उस पर रख दे रहा है अपना कन्वेयर बेल्ट की सहायता से, ऐसे जैसे बेल्ट पट्टा चलता नहीं रहता, उस पट्टे पे चल के, कभी आपने देखा होगा उसमें डालना यूट्यूब पे, ऐसे चलता रहता है। तो कन्वेयर बेल्ट ऐसे चलता रहता है, एक ही स्थान पे आदमी खड़ा है और मांस वहां से रख दिया है, कट के क्या हो रहा है, पैकिंग चल रहा है। तो इसको देखा उसने और सोचा कि क्या कार के क्षेत्र में भी इसको अप्लाई किया जा सकता है। तो उसने क्या किया, कार के क्षेत्र में यही चीज अप्लाई कर दिया। हेनरी फोर्ड ने कार के बनाने के लिए यह असेंबली लाइन का क्या कर दिया, उपयोग। इसने देखा इसको कहाँ था, शिकागो के मांस मंडी में। कहाँ देखा था असेंबली लाइन को? शिकागो के मांस मंडी में। वहां मांस कन्वेयर बेल्ट की सहायता से, किससे, कन्वेयर बेल्ट की सहायता से मांस कट करके पट्टे पर से एक स्थान पे जा करके पैकिंग होता था। इसी चीज को उसने किसमें अप्लाई कर दिया, कार के क्षेत्र में। इसने कार को क्या किया कि कार बनाने वाले बड़े बड़े पार्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में ज्यादा दिक्कत होती थी। इसने किया क्या, यही उपयोग किया और कार को एक ही स्थान पे रख करके बनाना चालू कर दिया। लेकिन इसमें क्या होता था कि जो लोग काम करते थे उनको खतरा ज्यादा रहता था, बहुत चौकन्ना रहना पड़ता था। अगर थोड़ा भी आप दिक्कत हुआ तो उस कन्वेयर बेल्ट पे अगर आप गिरे तो आपको खींच के ले जाएगा, वहीं में मार डालेगा। ठीक, तो इस वजह से लोग डर गए और इसमें काम करने से क्या होने लगे, भागने लगे। तो किसने किया, कार के क्षेत्र में, कार के उत्पादन के लिए किसने, हेनरी फोर्ड। पूछेगा, हेनरी फोर्ड, ठीक। तो हेनरी फोर्ड, लेकिन ये एक स्थान पे खड़े रह करके कार के अलग अलग पार्ट को रखना था उस कन्वेयर बेल्ट पे, और कन्वेयर बेल्ट जा करके अपना बनाता था।
इसी को कहते हैं असेंबली लाइन। लेकिन इसमें खतरा ज़्यादा था, चौकन्ना ज़्यादा रहना पड़ता था, लोगों ने काम छोड़ना चालू कर दिया, जिस वजह से हेनरी फोर्ड ने प्रतिदिन $5 कीमत क्या कर दी, बढ़ा दी, $5 कीमत बढ़ा दी। और दूसरी बात, कन्वेयर बेल्ट का स्पीड भी बढ़ा दिया। अब सोचो, पैसा भी बढ़ा दिया और स्पीड भी बढ़ा दिया, तो जल्दी जल्दी काम होने लगा। तो लोगों को समझ में नहीं आया कि पैसा तो बढ़ा रहा है लेकिन कन्वेयर बेल्ट की स्पीड भी क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। वैसे ही हुआ, सब बराबर हो गया ना, एक तरफ आपको घाटा लगा तो एक तरफ उसने बराबर कर लिया। तो इस उत्पादन को, इसी चीज को कहा जाता है असेंबली लाइन। माने कार के बड़े बड़े पार्ट को एक स्थान पर रख करके कन्वेयर बेल्ट की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना तथा कार को बनाना या बड़े बड़े मशीनरी चीजों को बनाना ही क्या कहलाता है, असेंबली लाइन। लिख लो, मशीन का निर्माण निश्चित हिस्सा अपने स्थान पर लगाना, न एक ही स्थान से, मशीन का निश्चित हिस्सा एक ही स्थान से लगाना। ये कहाँ देखा गया था, शिकागो के मांस मंडी में, शिकागो के मांस मंडी। ठीक, यहाँ लिखना हो तो लिख भी सकते हो, इसने देखा कहाँ था, शिकागो के मांस मंडी में, शिकागो के मांस मंडी, मांस मंडी। एक पूछता है रास्ताफारियानवाद क्या है, रास्ताफारियानवाद क्या है, माने म्यूजिक के माध्यम से अपने देश की बड़ाई करना, उसी को कहा जाता है क्या, रास्ताफारियानवाद। इसको बॉब मार्ले ने चालू किया था। किसने, पॉप म्यूजिक, पॉप जो आज आप लोग सुनते हो, पॉप सॉन्ग। कौन सॉन्ग, पॉप सॉन्ग। पॉप सॉन्ग जो है ना, इसकी शुरुआत किया था बॉब मार्ले, जमैका का एक निवासी था बॉब मार्ले। सुनोगे आ जाएगा, बॉब मार्ले डालोगे ना, हाँ जमैका, बॉब मार्ले। बॉब मार्ले कहाँ का है, जमैका का, जमैका। ये बॉब मार्ले पॉप म्यूजिक को जन्मदाता किसे माना जाता है, बॉब मार्ले को। अपने देश के प्रति जागरूकता भरना या देश के प्रति राष्ट्रवाद को भरना रास्ताफारियानवाद कहलाता है ना। हाँ, ये इसको चालू किसने किया था, बॉब मार्ले। ये कहाँ का था, जमैका का। पूछेगा, उतार लो, बॉब मार्ले। दिया है, नहीं दिया, देखो दिया होगा, रास्ताफारियानवाद। रास्ताफारियानवाद क्या है, तो माने कट्टरता का ये माने म्यूजिक के माध्यम से कट्टरता को व्यक्त करना ही रास्ताफारियानवाद कहलाता है। इसकी शुरुआत जमैका का पॉप गायक, क्या नाम था, बॉब मार्ले। जो आज आप सुनते हो कि ये पॉप सॉन्ग, वो पॉप सॉन्ग, उसको जन्म किसने दिया, जमैका का एक निवासी बॉब मार्ले। क्या नाम था, बॉब मार्ले। ठीक, असेंबली लाइन के बाद अगला लिखो, रेंडर पेस्ट। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, रेंडर पेस्ट। रेंडर पेस्ट क्या है, रेंडर पेस्ट क्या है, लिखो रेंडर पेस्ट। अब ध्यान से सुनना, 1890 के दशक में, ये देखो इटली है, कहाँ, इटली, देखो ये है, ठीक, यूरोप का एक कंट्री है इटली। 1890 में इटली और अफ्रीका, ये देखो अफ्रीका महाद्वीप है, ये यूरोप महाद्वीप है, और ये इटली, अफ्रीका महाद्वीप का देश इटली, और किसकी लड़ाई हो गई, इरिट्रिया। यहाँ देखो इरिट्रिया है, इरिट्रिया जिसकी राजधानी जिबूती है ना। हाँ, यहाँ देखो अस्मारा दिया है, इरिट्रिया की राजधानी क्या है, अस्मारा ना। तो छोड़ो, राजधानी से मतलब नहीं है। इरिट्रिया पर इटली के सैनिकों ने क्या कर दिया, वार कर दिया। इरिट्रिया, ये इटली के सैनिक हैं, यूरोप महाद्वीप का देश इटली है, और इटली का सैनिकों ने किसके ऊपर वार कर दिया, इरिट्रिया पर। जब इरिट्रिया के सैनिकों पर वार किया ना, तो ये जानते ही हो कि यहाँ के लोग, यूरोप वाले, यहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है, तो इन लोगों को अलग अलग देशों से पशुओं को मंगा करके मांस के रूप में दिया जाता था। तो जब ये मांस के रूप में पशु आते थे एक स्थान से दूसरे स्थान, तो इन पशुओं के पैरों में क्या हो गया, बीमारी ना, पशुओं के पैर पक गए। जिस पशुओं के पैर के पकने को ही एक बीमारी कही जाती है, जिसका नाम है रेंडर पेस्ट। हम लोग खुरपका कहते हैं, खुरपका या मुंहपका आता है, हर साल सुई लगता है बरसात के समय में। खुरपका और मुंहपका, जेके खंघवा कहते हैं, खंघवा ना, पैर में हो जाता है। यह बहुत तीव्र गति से फैला, और इतना तेज फैला कि यहाँ जो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप था, यहाँ के लोगों का मुख्य दो ही उत्पाद था,
ये डिपेंड ही थे दो चीजों पर, पशुओं पर और कृषि पर। कौन? अफ्रीका के लोग पशु और कृषि पर ही निर्भर थे। और जब यह बीमारी, क्योंकि यहाँ के पशु यहाँ आए और जब इन पशुओं में बीमारी थी तो देखते ही देखते यह इनके पशुओं में भी फैल गया, जिस वजह से यहाँ के पशु भी इस बीमारी से ग्रसित हुए। जैसे अभी देखो कोरोना था ना, कोरोना एक महामारी था, इसको वार बंदूक है, कोई बंदूक लेके आया आपको मारने तो आप छोड़ सकते हो, उससे बच सकते हो, भाग सकते हो, दृश्य है, दृश्यमान है, दिख रहा है। अब बताओ कोरोना कौन दिख रहा था? भूमंडलीकरण की वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान कोरोना आया कि नहीं? कुछ लोग चीन थे, कुछ लोग कहीं दूसरी जगह थे, सब जब सुने तो वहां से भाग भाग अपने अपने देश आने लगे बचने के लिए। तो इस तरीके से ये पूरा विश्व में फैल गया ये बीमारी, कौन? कोरोना। इसी तरीके से यह पशुओं की एक बीमारी थी, रेंडर पेस्ट। रेंडर पेस्ट ये इटली और इरिट्रिया में जब मार हुआ तो इटली के सैनिकों को पशु मंगा के खाने के लिए दिए जाते थे। उन्हीं पशुओं को पैरों में क्या था? पैरों में खुर पके हुए थे ना, जिसे खुरपका या मुंहपका कहा जाता है। और उसी खुरपका के हम लोग गांव की भाषा में खुरपका कहते हैं और उसी को हम लोग खंगवा कहते हैं गांव की भाषा में। लेकिन वही माने इतिहास की भाषा में रेंडर पेस्ट है। क्या है? रेंडर। तो रेंडर पेस्ट पे आप लिख लोगे खूब अच्छे से, पूछेगा रेंडर पेस्ट क्या है तो आप लिखना पशुओं की बीमारी। तो रेंडर पेस्ट क्या है? यह पशुओं की एक बीमारी है। पशुओं की क्या है? बीमारी। पशुओं की बीमारी। पशुओं की बीमारी ये कहाँ से आया? जब 1890 के दशक में न युद्ध चल रहा था इरिट्रिया और इटली। इरिट्रिया और इटली। इटली यूरोप का देश है। इटली कहाँ का है? यूरोप का। और इरिट्रिया अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप का देश इरिट्रिया है। और इटली किसका है? यूरोप का। तो इटली के सैनिकों को खाने के लिए यूरोप से पशु आते थे और उन पशुओं के पैरों में क्या थी? बीमारी। उन्हीं पशुओं के पैरों की बीमारी फैल गई पूरे अफ्रीका महाद्वीप के पशुओं में, जिस वजह से अफ्रीका का जो देश है, अफ्रीका देश है, यहाँ के लोग दो ही चीज़ों पे निर्भर थे, एक कृषि और दूसरा पशु ना। इनके पशुओं को बीमारी हुई और बुरी तरीके से इनके अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा। ठीक, ये है रेंडर पेस्ट। तो रेंडर पेस्ट के विषय में इतना लिख लोगे। आप लोग अपनी भाषा में इसको क्या कहते हो? खुरपका। खुरपका न कह लो तो क्या कह लो? खंगवा। खंगवा कहते हैं इसी को। ठीक, ये है रेंडर पेस्ट। लिखो अगला ब्रिटेन वुड ट्विंस। ब्रिटेन वुड ट्विंस उतारो। रेंडर पेस्ट क्लियर है? क्लियर बता लोगे ना खूब अच्छे से? इसके पहले आप लोगों को जो पढ़ा है एकदम क्लियर तो है ना? रेंडर पेस्ट क्या? असेंबली लाइन किसने? असेंबली लाइन कार के उत्पादन के क्षेत्र में किसने लाया? हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड। 1929 की महामंदी क्लियर है खूब अच्छे से ना? विनिमय, एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा में परिवर्तन क्या कहलाता है? विनिमय। ठीक, बोलो कहीं अगर दिक्कत हो तो रिपीट कर देंगे ना, अगर आपको दिक्कत हो तो बताना। अगला अब हम लोगों को देखना है कि ब्रिटेन वुड ट्विंस क्या है। ब्रिटेन वुड ट्विंस, ब्रिटेन वुड ट्विंस, ट्विंस, ब्रिटेन वुड ट्विंस। देखिए जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति के कगारी पे था ना, जब समाप्त होने वाला था 44-45, तो ऐसी स्थिति में न विश्व की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए सभी देशों ने मिलकर, ये जो शक्तिशाली देश थे, जब विश्व युद्ध समाप्ति के दौर पे था या समाप्त हो गया, समाप्त होने के बाद तो सभी देश जो शक्तिशाली देश उस समय थे, सभी लोगों ने मिल करके अमेरिका के न्यूयॉर्क में, कहाँ? अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर, अमेरिका के न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में एक शहर है, एक होटल है जिसका नाम क्या है? हाँ, न्यू हैम्पशायर। न्यू हैम्पशायर में माउंट वाशिंगटन होटल, माउंट वाशिंगटन होटल, माउंट वाशिंगटन होटल ना। यहाँ ध्यान से सुनना
क्या हुआ, माउंट वाशिंगटन, जब जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो देश की अर्थव्यवस्था को किस तरीके से ठीक किया जाए, क्योंकि देखो पूरे देश द्वितीय विश्व युद्ध में कम से कम 80 या 90 देश लड़ रहे थे ना, आंतरिक रूप से माने प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष। क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ देश ऐसे थे जो देश के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे, लेकिन अपने यहाँ अधिकार के खिलाफ हटाने के लिए, जैसे हम लोग अंग्रेजों को हटाने के लिए लड़ रहे थे विश्व युद्ध में, उसी समय तो वो लोग भागे 1942-45 में। वो इसलिए भाग गए क्योंकि वो कमजोर हो चुके थे, उधर जर्मनी जापान पीट रहा था ना। तो इस वजह से पूरे विश्व वाले ने मिलकर ये सोचा कि हम क्या करें ना, कि पूरे विश्व के अर्थव्यवस्था को किस तरीके से सुधारा जाए। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो सभी लोगों ने ये सोचा कि पूरे विश्व के अर्थव्यवस्था को किस तरीके से हम सुधारें। इसीलिए जो शक्तिशाली देश थे उन लोगों ने मिल करके एक सभा का गठन किया। कहाँ पर गठन किया, अमेरिका के न्यूयॉर्क, और किस होटल में, माउंट वाशिंगटन होटल, जो कि न्यू हैम्पशायर में है। कहाँ है, न्यू हैम्पशायर में। यहाँ पर आयोजन किया और यहीं पर दो बड़े बड़े चीजों की स्थापना की गई। एक को कहते हैं WB का मतलब वर्ल्ड बैंक, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं वर्ल्ड बैंक, और दूसरा इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, मॉनिटरिंग फंड, IMF फंड, इसको कहते हैं IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड ना। ये क्या करता है, पूरे विश्व को कर्ज देता है, शिक्षा के लिए, व्यापार के लिए, वर्ल्ड बैंक और ये ना दोनों। तो ये इसका कंडीशन अलग है, ये अलग चीजों को देगा। वर्ल्ड बैंक ये भी विश्व बैंक है, पूरे विश्व के, जैसे मान लो हम लोग कुछ चीज खरीदने गए, 1000 करोड़ का हमने खरीदा, हमने 500 करोड़ रुपए दिया, और 500 करोड़ अभी मान लो हम लोगों का बचा है, तो उस 500 करोड़ को ये बदल करके देने का काम कौन करता है, वर्ल्ड बैंक। ऐसे ही इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड है शिक्षा के क्षेत्र में। जैसे आप लोग सुनते होंगे कहीं कहीं गरीबी है तो वर्ल्ड बैंक अपना रिपोर्ट जारी करता है ना, और वहाँ के जैसे पोलियो कहीं आया तो वर्ल्ड बैंक वहाँ दान देता है। वर्ल्ड बैंक में सभी देश थोड़ा थोड़ा क्या करते हैं, चंदा देते हैं हर साल ना। सबसे ज्यादा वर्ल्ड बैंक में कौन देता है, अमेरिका। तो ना, तो ये जैसे कोरोना आया था तो आप लोगों ने खूब वर्ल्ड बैंक का नाम सुना होगा। कोरोना की दवाई जहाँ वर्ल्ड बैंक क्या कर रहा है, मुहैया करा रहा है पूरे देश में ना। तो यही है, इसी दोनों की स्थापना की गई, वर्ल्ड बैंक और किसका, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड। इन दोनों को मिला करके ट्विंस कहा जाता है। क्या, ट्विंस माने जुड़वा। इसी दोनों का एक साथ अभी एक ही सभा में किया गया था, इसीलिए इसको कहते हैं ट्विंस। और इसी का पूरा नाम क्या है, ब्रिटेन वुड ट्विंस। समझ गए। तो यानी द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में माउंट वाशिंगटन होटल के न्यू हैम्पशायर शहर में एक सभा बुलाई गई। वहां दो बड़े बड़े बैंकों की स्थापना की गई, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, जिसे क्या कहा जाता है, ब्रिटेन वुड ट्विंस कहा जाता है। यह देश के अर्थव्यवस्था को, माने देश में शिक्षा पे रिपोर्ट बनाती है, शिक्षा के लिए पैसा देती है। कोई बीमारी आ गई, पोलियो आ गया, कोरोना आ गया, इसके लिए ये सब मदद करते हैं पूरे विश्व को। ठीक, ये है, उतार लो। अगला लिख लीजिए G77 क्या है, विकासशील देशों का संगठन है। किसका, विकासशील देश का संगठन। पूछेगा G77 क्या है तो आप बता दीजिएगा, विकासशील देशों का क्या है, संगठन है। इसमें पहले 77 देश थे, इसीलिए इसका नाम 77 है। पहले कितने देश थे, और अब इसमें 130 देश हैं। वर्तमान में 130 सदस्य शामिल हैं। देखो, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC। मुद्रा से रिलेटेड जितना भी रहता है ना, सब वाशिंगटन DC। कहाँ, वाशिंगटन DC। ज्यादातर कहाँ रहेंगे, वाशिंगटन DC में। लिखो अनुबंधित श्रमिक ना, अनुबंधित श्रमिक
श्रमिक। अब अनुबंधित श्रमिक किसे कहते हैं ये समझ लो। जैसे अफ्रीका और एशिया, अफ्रीका और एशिया के लोगों को ना काम करने के लिए, अफ्रीका और एशिया, अफ्रीका और एशिया के लोगों को काम करने के लिए बागानों में और खानों में, खान माने समझ रहे हो ना, खुदाई करने के लिए, जैसे कोयला खोदना है, लोहा निकालना है, जो भी निकालने खदानों से। अब तो मशीनें आ गई हैं, पहले आदमी खोदता था, कई लोग मर भी जाते थे, पत्थर गिर जाता था, अंदर घुसे हैं और ऊपर से मिट्टी फट के गिर गई, मर जाते थे। तो ये माने खदानों में। अब याद करो एल डोराडो दक्षिण अमेरिका में ना, एल डोराडो जो सोने और चांदी के खान हैं, सोने और चांदी के क्या है एल डोराडो में, एल डोराडो सोने और चांदी के खान है। वो पूछता है एल डोराडो सोने और चांदी के खान में लोग खोदने के लिए जाया करते थे। हाँ हाँ, अब सोचो अगर वहां खोदने के लिए गए हैं तो कुछ न कुछ उनके ऊपर गिरेगा। तो यानी खानों में, खानों और बागानों में ना, खान और बागान, खान मतलब समझ रहे हो ना, खदानों में, लिख दें खदानों, ऐसे ज्यादा सही रहेगा, खदानों और बागानों में, खदानों और बागानों में, अफ्रीका और बागान, क्योंकि हम लोग अफ्रीका और एशिया उस समय थोड़ा सा पिछड़े हुए थे, तो इस वजह से यहाँ के लोग जा करके पैसे पर, माने एग्रीमेंट के तहत, किसके तहत, एग्रीमेंट के तहत जाते थे और वहाँ पर खान और बागान में, माने खदानों में और बागानों में लगातार काम किया करते थे। और इन लोगों को एग्रीमेंट करा लिया जाता था और इनसे क्या करा लिया जाता था, सिग्नेचर। लिखो न, काम करने के लिए अनुबंध के आधार पर इनको ले जाया जाता था। यानी किसके लिए, अनुबंध, अनुबंध काम करने, खदानों और बागानों में क्या करने के लिए, काम करने के लिए। कहाँ के लोगों को, एशिया और अफ्रीका, काम करने के लिए, करने के लिए, करने के लिए अनुबंध के आधार पर। अब अनुबंध क्या है, अनुबंध मतलब एग्रीमेंट करा लिया जाता था। अनुबंध के आधार पर इनको कहाँ ले जाया करता था, काम करने के लिए, और इनसे एग्रीमेंट करा लिया जाता था। क्या करा लिया जाता भैया, एग्रीमेंट। इनसे क्या कराया जाता था, सिग्नेचर करा के। आज जैसे आप लोग, आज जैसे आप लोग कोई दुकान कहीं देता है किसी को ना, तो कहता है एग्रीमेंट कर दीजिए, तो एग्रीमेंट करा लिया जाता था। इनसे क्या करा लिया जाता था, एग्रीमेंट। इसी एग्रीमेंट का, एग्रीमेंट, इसी एग्रीमेंट का बिगड़ा रूप है, एग्रीमेंट का बिगड़ा रूप, बिगड़ा रूप क्या है, गिरमिटिया। इसी एग्रीमेंट का बिगड़ा रूप क्या है, गिरमिटिया, गिरमिटिया। तो पूछेगा गिरमिटिया क्या है, तो कह दीजिएगा कि एग्रीमेंट का बिगड़ा हुआ रूप, एग्रीमेंट का ही बिगड़ा हुआ रूप ही क्या कहलाता है, गिरमिटिया, गिरमिटिया मजदूर। तो ध्यान से समझ लो, अब हम बोल रहे हैं, इसको उतार लो। अब देखो हम बोल रहे हैं, बाद में समझ में आ जाएगा। अनुबंधित श्रमिक क्या है, एशिया और अफ्रीका के मजदूरों को ना खदानों और बागानों में काम करने के लिए, बागानों में काम करने के लिए अनुबंध के आधार पर ना इनसे क्या एग्रीमेंट करा लिया जाता था और सिग्नेचर करा के ले लिया जाता था, तब इनको ले जाया जाता था। जैसे आज भी देखो सऊदी अरब में अगर जाओगे तो आपको वीजा मिलेगा और पासपोर्ट, तो वीजा में आपको लिखा रहेगा कि क्या करोगे, तो यही क्या है, अनुबंध। यानी आपको पहले ही बता दिया गया, तो वहाँ जाके क्या करेंगे, तो अनुबंध के आधार पे उसी को कहा जाता था एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट के तहत जो जाता था, एग्रीमेंट का बार बार लोग पढ़े लिखे इतना थे नहीं, एग्रीमेंट एग्रीमेंट कहना अच्छा नहीं लग रहा था, तो कह दिए क्या है, गिरमिटिया। तो एग्रीमेंट का बिगड़ा हुआ रूप ही क्या है, गिरमिटिया ना, गिरमिटिया। ठीक, इस तरीके से ये आया गिरमिटिया। लिखो जैसे बाबा रामचंद्र देव, याद करो जब किसान विद्रोह पढ़ाए थे इतिहास में ना, बाबा रामचंद्र देव कहाँ से, आपके उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से अवध, हाँ अवध किसान सभा से किए थे क्या, विद्रोह, बाबा रामचंद्र देव। ये गिरमिटिया मजदूर थे, क्या थे, गिरमिटिया। तो गिरमिटिया मजदूर मतलब समझ रहे हो, बागान, और कहाँ, बागानों में बड़े बड़े पूरे चारों तरफ बाउंड्री खींचा जाता था और गेट पे लगा खड़ा रहता था आदमी, गेट से बाहर निकलने का रास्ता है और कहीं से रास्ता नहीं है। याद करो महात्मा गांधी जब भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था तो वहाँ के लोग भाग गए थे, लेकिन बेचारे फंस गए क्योंकि ट्रेन भी बंद हो गई थी और भी चीजें बंद हो गई थी, याद है ना, ये समझ गए। तो एग्रीमेंट का बिगड़ा रूप कौन है, गिरमिटिया। उतार लो, अगला लिखो, आलू अकाल, आलू अकाल, आलू अकाल। उतारो उतारो तो हम लिखा दे रहे।
अब देखो अगला टॉपिक है आलू अकाल। सुनो, आलू अकाल, आलू अकाल। आलू अकाल कब आया? आलू अकाल वाला संकट तो आप कहिएगा 1849 के बीच। ये आयरलैंड, अगर आयरलैंड आपको देखना है तो ब्रिटेन में है ना, ब्रिटेन, यानी अगर आपको देखना हो तो ये है ब्रिटेन यूरोप में। देखो ये है आयरलैंड, ये कौन है? आयरलैंड, ब्रिटेन के जस्ट बगल ना। अगर आप ब्रिटेन देखेंगे, हमने ब्रिटेन का वीडियो बनाया है 4 पार्ट में, ग्रेट ब्रिटेन किसे कहते हैं ये पढ़ाए हैं खूब अच्छे से, देख लेना तब समझ में आ जाएगा। नादर्न आयरलैंड ना, आयरलैंड नादर्न आयरलैंड अलग हुआ, तो इस तरीके से समझ गए। तो ये आयरलैंड में क्या हुआ, आलू एक मुख्य फसल बन गई थी ना। आलू के बिना देखो, आलू वर्तमान में भी आप देखो भारत में हर दिन, ऐसा तो कोई हमको तो नहीं लगता कि सब्जी में बिना आलू का बनता भी हो कोई सब्जी ना, सबसे ज़्यादा। अब सोचो आलू समाप्त हो जाए, अगर है आलू समाप्त हो जाए पूरे देश से, तो आदमी खाने के लिए मरना चालू कर देगा। क्यों? क्योंकि आलू का उत्पादन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसा ही स्थिति हुआ 1945 से 1949 के बीच में आयरलैंड में। आयरलैंड में आलू की फसल क्या हो गई? बर्बाद हो गई। आयरलैंड में आलू की फसल बर्बाद हो गई। आयरलैंड में क्या हो गया? हाँ, सब्जियों का राजा ही समझो। आयरलैंड में आलू की फसल क्या हो गई? बर्बाद हो गई। आलू की फसल, जिसे क्या कहा गया? फसल बर्बाद हो गई, जिसे आलू अकाल कहा गया, बर्बाद हो गई। क्योंकि पूरे चाहे जो हो, दुनिया का कोई भी देश किसके ऊपर टिका है? 90% लोग किसके ऊपर टिके? आलू। अपने यहाँ भारत के तो ज़्यादा ही लोग टिके हैं। सोचो, आलू प्राथमिक चीज हो गई है। हर सब्जी में आलू डाल दिया जाता है। प्याज का रहेगा वहां भी खप जाएगा, पनीर बनाओगे थोड़ा बहुत उधर भी डाल देते हैं लोग ना, अरे सब डाल देंगे अंडा में गाढ़ा करने के लिए बना दे रहे हैं। कहाँ जहां बनाना हो तुम लोग जानते हो, आलू एक मुख्य है, ये जानते रहो ना। कुछ भी बना लो कचौड़ी बनाओ, पकौड़ी हाँ हो गया, चलो आलू पकौड़ा बना लो, कुछ बना लो, ठीक। अब जान लो आलू अकाल, समझ गए। तो आलू की फसल क्या हो गई? बर्बाद, जिसे क्या कहा जाता है? आलू अकाल। अब कार्नला, अगला है कार्नला, यहां लिख लो कार्नला। कार्नला, कार्नला, कार्न माने होता है मक्का। देखो ब्रिटेन ने क्या किया? नियम कानून बना दिया। ब्रिटेन ने मक्के के लिए ये नियम कानून बना दिया कि अब कोई भी देश ना, माने ब्रिटेन बाहर से मक्का का आयात निर्यात नहीं करे, माने ब्रिटेन बाहर से मक्के को खरीदेगा नहीं। इस वजह से यहाँ के किसानों की स्थिति थोड़ा सुधर गई, लेकिन मक्के की कीमत क्या हो गई? बढ़ गई। मोटे अनाजों की कीमत बढ़ गई, जिस वजह से ब्रिटेन में रह रहे लोगों ने क्या, जो बड़े लोग थे, जो माने अर्थव्यवस्था को चलाते हैं, अर्थव्यवस्था को चलाने का मतलब समझते हो? जैसे जिसके पास पूंजी है ज्यादा ना, वही देखो अगर चुनाव हो रहा है तो चुनाव में फंड कौन देता है? लड़ने के लिए, प्रचार करने का फंड कौन देता है? सब बड़े लोग इसीलिए देखते हो, कोई भी सरकार, हर सरकार का अपना एक न एक कोई न कोई वो रहेगा मेन। जैसे अगर कांग्रेस आएगी तो उसके लिए कोई दूसरा है, अगर बीजेपी आएगी तो उसके लिए कोई दूसरा है, क्योंकि बड़े बड़े चुनाव में लड़ने के लिए रैलियां करने के लिए फंड दिया जाता है, और फंड देने वाले लोग बड़े बड़े हैं। तो ऐसे ही यहाँ जब अनाजों पर क्या लगा दिया, ब्रिटेन ने कहा कि बाहर से मक्का नहीं आएगा। तो जब मक्का नहीं आया तो मक्के की कीमत क्या हो गई? बढ़ गई। जब मक्के की कीमत बढ़ गई तो यहाँ के जो बड़े लोग थे, जो चुनाव में फंडिंग करते होंगे, इन लोगों ने दबाव बनाना चालू कर दिया। किसके ऊपर? सरकार के ऊपर। तो सरकार ने मक्के कार्नला पे जो ब्रिटेन इसने लगाया था मक्के के ऊपर कि मक्का कोई बाहर से नहीं मंगा सकता, उसको हटा दिया। जिस वजह से मक्के जब विदेशों से जाने लगे, कहाँ? ब्रिटेन में, तो मक्के की कीमत एकदम घट गई। और यहाँ के किसान बेचारे, माने जैसे आप सोचो कि जैसे हमारे यहाँ का मक्का अपने यहाँ का जो गया वहाँ 40 रुपए में, और वहाँ के लोग बेच रहे हैं 70 में, तो कहाँ का बिकेगा? यहाँ का बिकने लगा। तो इस वजह से यहाँ के किसानों की हालत क्या हो गई? खराब हो गई, जिसे कहा जाता है कार्नला। समझ गए कार्नला क्या है? तो कार्नला यानी ब्रिटेन के द्वारा ये नियम बना दिया गया कि बाहर से कोई भी देश मक्के को मंगाएगा नहीं, माने ब्रिटेन बाहर से किसी भी देश से मक्का का निर्यात नहीं करेगा।
आयात माने क्या करना, खरीदना। आयात माने खरीदना कि बेचना, और निर्यात माने, तो कोई भी देश आयात नहीं करेगा, किसका, मक्के का, मक्के का आयात नहीं करेगा। ठीक, तो बाद में जब इनके ऊपर दबाव पड़ा, देख लेना, पढ़ लेना है, यही ये है कारण ला। कारण ला किसके लिए है, मक्के। ये था आपका इतना टॉपिक, कल हम लोग इसके आगे करेंगे। ठीक, देख लो, अगर दिक्कत हो तो बताओ। अब किताब देख लो, चेक पॉइंट हम देख ले रहे हैं 3.1। अब बताना आप, वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण बता दिए, अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना, वैश्विक। आलू की फसल किस वर्ष बर्बाद हुई, आलू, भयानक आलू अकाल कब पड़ा, 1845 1849 आयरलैंड में। ठीक, आगे कह रहा है किस शताब्दी में यूरोपीय नाविकों ने एशिया और अमेरिका तक समुद्री मार्ग की खोज की। याद करो, 1492 में और 1498। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस और 1498 में कौन, वास्को डी गामा। अब देखो 1400 है ना, तो इतना जान लो, जैसे 14 दिया है, 1492 और 98, तो 14 में एक जोड़ना, वो सदी रहता है, 15वीं सदी। कौन सी सदी, जैसे आज चल रहा है 2024, तो कौन सी सदी चल रही है, 21वीं सदी चल रही है। किस, 21वीं सदी, समझ गए, तो ये सदी है। आगे, अर्थशास्त्रियों ने अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय के अंतर्गत कितनी गतियों को पहचाना है, श्रम, पूंजी और व्यापार, श्रम, पूंजी और व्यापार, श्रम, पूंजी और व्यापार। वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास कब हुआ ना, ये हम लोग आगे देख लेंगे। इतना टॉपिक हो गया, अब आगे कल करेंगे इसके आगे वाला जो छूटा है। ठीक, जहां तक है कल खत्म हो जाएगा। हाँ, ठीक।